Good morning, children. How are you? Actually, I'm missing a lot. I don't know you are missing me or not. आज मैं आप लोगों को हिंदी पाठ्य पुस्तक परिवेश का पाठ 1 मातृभूमि कविता पढ़ाने जा रही हूँ, जिस कविता के कवि हैं सोहन लाल द्विवेदी जी। इस कविता के कवि का नाम क्या है? सोहन लाल द्विवेदी जी। ये एक राष्ट्रीय कवि कहलाए क्योंकि इन्होंने जिस समय हमारे देश की स्वतंत्रता होने वाली थी, उस समय इन्होंने स्वतंत्रता से संबंधित अनेक कविताएं लिखी और हमारे देश के वीरों को, हमारे देश के नवयुवकों को इन्होंने ललकारा। देश के प्रति बलिदान होने के लिए, देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए अपने लेखनी के द्वारा इन्होंने राष्ट्र से संबंधित अनेक कविताएं लिखी हैं। ठीक है, तो कवि सोहन लाल द्विवेदी जी का जन्म 22 फरवरी 1906 को उत्तर प्रदेश में हुआ था। ठीक है, इनका जन्म कब हुआ था? 22 फरवरी 1906 को उत्तर प्रदेश में हुआ था। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि एक राष्ट्रीय कवि के रूप में जाने जाते हैं और सबसे एक जो महत्वपूर्ण बात है, महात्मा गांधी से अत्यंत प्रभावित थे। महात्मा गांधी के व्यक्तित्व से ये सोहन लाल द्विवेदी जी बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। इनके काव्य में काव्य का मतलब होता है कविताएं। जो इन्होंने काव्य लिखा, तो इनके काव्यों में गांधीवादी विचारधारा हमें देखने को मिलती है। ठीक है, इनके काव्य में बहुत सारी गांधीवादी विचारधाराएं हमें देखने को मिलती है। गांधी जी के पथ पर गांधी जी के पथ पर चलना चाहा। गांधी की बातों को इन्होंने अपने जीवन में काफ़ी अनुसरण किया है। ठीक है, तो इनके कुछ लोकप्रिय रचनाएं जो कि मुझे याद आ रही हैं, जिसके नाम हैं युगावतार गांधी, खादी गीत, भैरवी, युगाधार, बांसुरी और बच्चों के लिए दूध बतासा। ठीक है, बच्चों के लिए दूध बतासा। तो मैं आज आपको ये कविता पढ़ाने जा रही हूँ। कविता की पंक्तियाँ कुछ इस प्रकार से हैं और इस कविता में सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि ये कविता सोहन लाल द्विवेदी जी ने मातृभूमि, इसमें हमारे देश की मातृभूमि का बड़ा सुंदर वर्णन किया है। ठीक है, कवि को, सोहन लाल द्विवेदी जी को अपनी मातृभूमि पर बहुत गर्व है, बहुत ज़्यादा गौरव है। क्यों गौरव है? क्योंकि इस देश की मिट्टी पर ही, हमारे देश में ही, हमारी मातृभूमि पर ही राम, सीता, गौतम बुद्ध जैसे महापुरुषों ने जन्म लिया है। ठीक है, इसलिए कवि को अपने मातृभूमि से बहुत ज़्यादा प्रेम भी है और अपने मातृभूमि पर बहुत ज़्यादा गौरव भी है। समझ गए? अब कविता की पंक्तियाँ कुछ इस प्रकार से है। ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है, नीचे चरण तले झुक नित सिंधु झूमता है। कवि क्या कहता है पंक्तियों में कि प्रस्तुत पंक्तियों में कवि सोहन लाल द्विवेदी जी अपनी मातृभूमि की प्रशंसा करते हुए, अपनी मातृभूमि का गुणगान करते हुए कहते हैं कि हमारे देश के उत्तर में, भारत की उत्तर दिशा में हिमालय पर्वत है और इसकी ऊंचाई ये गगनचुंबी है। अर्थात इसकी जो ऊंचाई है, हिमालय पर्वत की जो ऊंचाई है, वो ऐसा प्रतीत होता है कि आकाश को चूम रहा है। ठीक है, आकाश को चूमता है। भारत के दक्षिण में भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है। भारत के उत्तर में क्या है? हिमालय पर्वत है जो कि गगनचुंबी है। हमें ऐसा प्रतीत होता है कि ये हिमालय पर्वत जो है वो आकाश को चूमता है। और भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है। उसे देखकर हमें ऐसा प्रतीत होता है कि ये निरंतर भारत भूमि के चरणों को चूम रहा है, अपने जल से,
अपने जल से भारत की भूमि की छटा को अपने अंदर समा लेना चाहता है, उसकी धरती को वो चूमना चाहता है। समझ गए? आगे की पंक्तियां हैं, गंगा यमुन त्रिवेणी नदियां लहर रही है, जगमग छटा निराली पग पग छहर रही है। अब इन पंक्तियों में सोहनलाल द्विवेदी जी कहना चाहते हैं कि यहाँ पे गंगा यमुना जैसी पावन नदियाँ हैं, पवित्र नदियाँ हैं। ये त्रिवेणी के नाम से भी जानी जाती है। त्रिवेणी का मतलब होता है जहाँ 3 नदियों का समागम हो, 3 नदियाँ आपस में आकर मिलती हों। ठीक है, तो यहाँ की नदियों, गंगा यमुना जैसी पवित्र नदियाँ भारत भूमि की सुंदरता को, भारत भूमि को शोभा को और ज़्यादा बढ़ा रही है। इसके अतिरिक्त भी अन्य नदियाँ हैं, इसके अतिरिक्त भी बहुत सारी नदियाँ हैं जिसके जल से हमारे देश के जो किसान हैं वो अपने खेतों की सिंचाई करते हैं। ठीक है, समझ गए? और इसकी सुंदरता, जो इन नदियाँ हैं, इनकी सुंदरता बहुत ज़्यादा है। और इन नदियों के जल से जब किसान खेतों की सिंचाई करती हैं तो हमारे खेत में बहुत ज़्यादा, हमारे खेतों की जो अनाज है बहुत ज़्यादा उनकी पैदावार होती है और ये भारत भूमि की सुंदरता को और अधिक बढ़ाते हैं। ठीक है, समझ गए आप लोग? अब है, इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि आगे की पंक्तियों में कवि कहते हैं, वह पुण्य भूमि मेरी, वह स्वर्ण भूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। अब देखिए, इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि यही मेरी पुण्य भूमि है। ठीक है, भारत की जो भूमि है वही मेरे लिए पुण्य भूमि है, वही मेरी स्वर्ण भूमि है। भारत की भूमि को कवि स्वर्ण भूमि भी कहते हैं। फिर कवि कहते हैं कि इसी देश की मिट्टी पर मैंने जन्म लिया है अपनी, तो ये मेरी जन्मभूमि भी है और इसी देश की मिट्टी पर मेरा लालन पालन हुआ है, मैं बड़ा हुआ हूँ। इसी देश की धरती के अन्न को मैंने खाया है, इसी के जल को पिया है और इसी के धरती पर मैं खेलकर बड़ा हुआ हूँ। तो ये धरती मेरी मातृभूमि है। कवि इन पंक्तियों में क्या कहना चाहता है अपनी देश की धरती के लिए कि यही मेरी पुण्य भूमि है, यही मेरी स्वर्ण भूमि है, यही मेरी जन्मभूमि है और यही मेरी मातृभूमि है। तो इस प्रकार कवि को अपने जन्मभूमि पर काफ़ी गर्व है। कवि इन पंक्तियों के द्वारा हम लोगों को भी ये बतलाना चाहते हैं कि मुझे अपने देश की धरती पर गर्व है क्योंकि मैंने भारत की भूमि पर जन्म लिया है। तो अपने आप को इस धरती पर जन्म पाकर कवि अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है। समझ गए? इन पंक्तियों का आप लोग समझ गए होंगे। आगे की पंक्तियाँ कुछ इस प्रकार हैं, झरने अनेक झरते जिसकी पहाड़ियों में, चिड़ियाँ चहक रही है वो मस्त झाड़ियों में। यहाँ की धरती पर अनेक कवि कहते हैं कि हमारे देश की पहाड़ों के बीच से अनेक झरने झरते हैं। अनेक झरने इस पहाड़ों से झरते हैं, निरंतर ये गिरते ही रहते हैं। अर्थात वे आगे चलकर नदियों में मिल जाती हैं और ये झरने के जल जब पहाड़ों से गिरते हैं तो वहाँ से बहते हुए ये फिर से नदियों के जल में जाकर मिल जाती है। फिर कवि कहते हैं कि नदियों में इनके जो जल है वो नदियों में मिल जाती है। फिर चिड़ियाँ चहक रही है वो मस्त झाड़ियों में। जब चिड़ियाँ जब चहचहाती है तब बागों में आम के बौर आता है। चिड़ियाँ इसके जो बाग हैं, जंगल है, पेड़ पौधे हैं, उस पर अनेक चिड़ियाँ चहचहाती है। और जब आम का मौसम आता है तो आम में जब बौर लग जाते हैं, बौर का मतलब होता है मंजर, आम में जब मंजर लग जाते हैं तो आम के मंजर आते ही कोयल पक्षी जो कि बहुत ही सुंदर गीत अपनी सुरीली आवाज़ में आम के बगीचे में जाकर अपने बहुत सुंदर गीत गाती है और सबके मन को मंत्रमुग्ध कर लेती है। ठीक है, सबके मन को हर लेती है। कोयल की आवाज़ सुनकर हमारा मन बहुत प्रसन्न हो जाता है, हम काफ़ी
प्रसन्न लगते हैं और बहुत खुश होते हैं और हमारा मन प्रसन्नता से भर जाता है, जिसके कारण कभी कहते हैं कि इन सब चीज़ों के द्वारा जब पक्षियों के चहचहाट को कभी सुनते हैं, कोयल आम के बगीचे में जब कोयल के मधुर गीतों को सुनते हैं, तो इन प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर कवि का मन भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। ठीक है, आगे की पंक्तियाँ हैं, अमराई या घनी है कोयल पुकारती है, बहती मलय पवन है तन मन संवारती है। अभी मैंने आपको बतलाया है कि आम के बगीचे हैं जो कि काफ़ी घने हैं और इनमें आम के पौधों पर मंजर आ गए हैं, जिनमें कोयल बैठकर अपनी सुरीली आवाज़ में गीत गाती है। और जब उसके आम के मौसम में जब हवा चलती है तो आपने देखा होगा कि उसका खुशबू बहुत अच्छा लगता है। ठीक उसी प्रकार जब सरसों के मौसम में हवा चलती है तो सरसों की तैलाक्ति युक्त भीनी भीनी खुशबू जब हमारे मन तक पहुंचती है, जब हम उसे सूंघते हैं तो हमें काफ़ी सुखद अनुभव होता है। ठीक उसी तरह आम के मौसम में जब जब मंजर की खुशबू हमारे नासिका तक पहुंचती है तो उसके सुगंध से भी हमारा तन मन संवर जाता है, हम अपने आप को बहुत सुखद अनुभव करते हैं। ठीक उसी प्रकार कवि भी इन सौंदर्य को अपने में महसूस करता है और इसके लिए वह अपने मातृभूमि पर समर्पित हो जाना चाहते हैं। ठीक है, कवि का मन भी इससे काफ़ी प्रसन्न होता है और अपनी मातृभूमि पर वो समर्पित हो जाना चाहते हैं। आगे की पंक्तियों में कवि कहते हैं, वह धर्म भूमि मेरी, वह कर्म भूमि मेरी, वह धर्म भूमि मेरी, वह कर्म भूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। कवि कहते हैं कि जो भारत की भूमि है वही मेरी धर्म भूमि है, धर्म की पराकाष्ठा है, यही मेरी धर्म भूमि है। इसी भूमि पर मैं अपने सारे कर्मों को, अपने क्रियाओं को करता हूँ। तो भारत की जो भूमि है वही मेरी कर्म भूमि है, और जो इसी धरती पर मैंने जन्म लिया है तो ये मेरी जन्मभूमि है और यही मेरी मातृभूमि है। क्यों? क्योंकि इसी के धरती पर मैं इसी के अन्न को खाया है, इसी के जल को पिया है, इसी के धरती पर मैं बड़ा हुआ हूँ, इसी के धरती पर मैं खेल कर बड़ा हुआ हूँ। तो ये धरती ही मेरे लिए धर्म भूमि है, कर्म भूमि भी है, जन्मभूमि है और मातृभूमि भी है। ठीक है, आगे की पंक्ति में कवि कहते हैं, जन्मे जहाँ थे रघुपति, जन्मी जहाँ थी सीता, श्री कृष्ण ने सुनाई वंशी पुनीत गीता। देखिए पंक्तियों में कवि का कहना है कि भारत भूमि पर महापुरुषों और वीरों ने जन्म लिया। यहाँ अनेक महापुरुषों, गौतम बुद्ध जैसे, महात्मा गांधी जैसे अनेक महापुरुषों ने जन्म लिया और इस धरती की सुंदरता को और अधिक बढ़ाया है। इस धरती पर अनेक वीरों ने जन्म लिया और इस धरती की अपने शौर्य के द्वारा इस धरती के गौरव को और अधिक बढ़ा दिया है। फिर इन पंक्तियों में कवि कहते हैं, जहाँ पर श्री राम, सीता, भगवान विष्णु, श्री कृष्ण का भी अवतार हुआ। जन्मे जहाँ ते रघुपति, जन्मी जहाँ थी सीता, श्री कृष्ण ने सुनाई बंसी पुनीत गीता। यहीं इसी धरती पर अनेक महापुरुषों ने भी जन्म लिया और यहाँ पर इस धरती पर भगवान श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, सीता, माता सीता, भगवान विष्णु और श्री कृष्ण का भी इस धरती पर अवतार हुआ और श्री कृष्ण ने बंसी बजाकर अपने प्रेम का संदेश इस धरती पर फैलाया। ठीक है, बंसी पुनीत गीता, पुनीत का मतलब होता है पवित्र। अपने बंसी के द्वारा इन्होंने गीता का भी यश गान किया, भगवत गीता की भी रचना की, अवतार लिया और बंसी बजाकर प्रेम का संदेश दिया एवं इस प्रकार भगवत गीता की रचना की।
तो कवि कहता है कि यह कवि कहते हैं कि यह वह पवित्र भूमि है जहाँ गौतम बुद्ध ने जन्म लेकर सारे संसार को दया का पाठ पढ़ाया, दया और प्रेम का संदेश दिया। गौतम ने हमारे जन्मभूमि पर जन्म लिया और संसार से मोह माया का त्याग कर ज्ञान की खोज की, जिसके परिणाम स्वरूप भारत की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल गई। गौतम बुद्ध ने जो हमारे भारत पर जन्म लेकर संसार को मोह माया का त्याग करने का जो पाठ पढ़ाया, इन्होंने ही ज्ञान की खोज की। इसके फलस्वरूप क्या हुआ कि हमारे देश की प्रसिद्धि बहुत दूर दूर तक फैल गई। ठीक है, तो इस तरह कभी कहना चाहते हैं कि भारत भूमि इस तरह कभी इससे क्या होता है, गौतम ने जन्म लेकर जिसका सुयश बढ़ाया, जग को दया दिखाई, जग को दिया दिखाया। गौतम बुद्ध ने जन्म लेकर अपने ज्ञान का प्रसार किया, मोह के बंधन को त्याग कर ज्ञान का प्रसार किया। इससे क्या हुआ, हमारे देश की प्रसिद्धि बहुत दूर दूर तक फैल गई। इन्होंने लोगों को सही रास्ते पर चलने दिखाया, दया तथा अहिंसा का पाठ पढ़ाया और इन्होंने जग को दिया दिखाया। एक सच्चा मार्ग हमारे देश के लोगों को एक सच्चा मार्ग अर्थात सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किए। ठीक है, अंत के पंक्तियों में कवि कहते हैं, वह युद्ध भूमि मेरी, वह बुद्ध भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी। अतः भारत भूमि बुद्ध भूमि भी है, युद्ध भूमि भी है, ये मातृभूमि भी है और मातृभूमि भी है, यह जन्मभूमि भी है। ऐसा इसके फलस्वरूप जहाँ पर राम, कृष्ण, बुद्ध जैसे महापुरुषों ने जन्म लिया, अतः यह हमारे देश के लिए बहुत गौरव की बात है कि यहाँ पर इतने बड़े बड़े महापुरुषों ने जन्म लिया। भगवान ने भी जन्म लेकर इस धरती के गौरव को और अधिक बढ़ा दिया है। ठीक है, तो मुझे आशा है कि आप लोग इस कविता को अच्छी तरह से समझ गए हैं, समझ गए होंगे। अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो आप प्रश्न करेंगे, मैं इसको आपको बताऊंगी। और जैसा कि मैंने बताया है कि प्रश्न उत्तर आपको मैं व्हाट्सएप के माध्यम से भेज दूंगी। तो आप सबसे पहले तो कविता का सस्वर वाचन करेंगे, कविता के अर्थ को समझने की कोशिश करेंगे। अर्थ में जहाँ कहीं भी दिक्कत हो आप मुझसे पूछेंगे व्हाट्सएप के द्वारा ही। प्रश्न जो पंक्तियाँ समझ में नहीं आए वो मुझसे पूछेंगे, मैं फिर से आपको ये बता दूँ। थैंक यू क्लास।